आज की क्लास में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखा जाए तो 1608 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया आते हैं। ये कैसे आते हैं ईस्ट इंडिया फॉर्म के, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में, एक ट्रेडर के फॉर्म में। और यहाँ पे कहते हैं कि हमें ट्रेडिंग राइट चाहिए, ट्रेडिंग प्रिविलेज चाहिए, हमें यहाँ पे ट्रेड करने की अनुमति दे दो, जो इन्हें मिल जाती है। देखा जाए तो आराम से लोग ट्रेड करते हैं, करते करते लोग धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू करते हैं और 1757 में इनका पहला अटैक होता है एट बंगाल, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी जब 1757 में होती है किनके बीच? यहाँ पे जो नवाब ऑफ बंगाल है, नवाब ऑफ बंगाल है, कौन है बंगाल का नवाब उस समय? उस समय है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। इसमें दो फाइटर्स हैं, एक तरफ नवाब बंगाल की फौज है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज है। बड़े झगड़ा करते ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि इनका जो चीफ मिलिट्री कमांडर है मीर जाफर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर देता है, क्योंकि वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉमिस कर देती है कि एक काम करो, आप हमें सपोर्ट करो और हम आपको नवाब बना देंगे। तो यहाँ पे नवाब बनने के लिए मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करता है और फाइनली यहाँ पे जो सिराजुद्दौला उसे मार दिया जाता है। यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी खत्म होता है, जहाँ पे कोई ब्लडशेड नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बैटल हुआ ही नहीं, एक्चुअल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सीधा इनका जो चीफ मिलिट्री कमांडर है वो धोखा दे दिया। तो ये गद्दारी का सबूत है। उसके बाद 1757 में ही होता है एक ट्रीटी जिसे हम कहते हैं प्लासी प्लंडर। अच्छा, इसका नाम प्लासी प्लंडर क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा मिस्टेक था प्लासी में किया गया। क्यों मिस्टेक था? क्योंकि इस मिस्टेक के बाद अंग्रेजों को बहुत सारा पैसा मिला। उन्होंने कहा कि यार झगड़ा आपने किया, जबकि कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि आपने झगड़ा किया तो आप हमें कॉम्पनसेशन बहुत सारा दो, और बहुत सारा कैश उनको मिला। अब इस कैश से उन्होंने क्या किया? इस कैश से उन्होंने लोकल पर्सेज वगैरह किया। लोकल पर्सेज का मतलब इंडिया से सामान खरीदा। इसी कैश से इंडिया से सामान खरीद करके फॉरेन भेजना शुरू कर देते हैं। मतलब जो बाहर से ब्रिटिश से पहले पैसा आता था वो पैसा आना बंद हो गया इसी प्लासी प्लंडर के बाद। अब मीर जाफर को समझ में पैसा दे नहीं पाते, बहुत सारा पैसा होता है, मीर जाफर पैसा दे नहीं पाता है, तो फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को लाया जाता है। मीर कासिम भी समझ जाते हैं पैसा दे नहीं पाऊंगा, तो वो अवध से और सेंट्रल मुगल एम्पायर से, इन दोनों से मदद मांगता है कि यार हम तो ऐसे थक जाएंगे, ये हमारे इस पे बाहर से आकर कोई हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है, पैसा मांग रहा है हमसे। तो 1764 में, इसी पर्सपेक्टिव में 1764 में एक और युद्ध होता है, इसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर, और एक्चुअल में वॉर है। और इस वॉर में जो अवध है, सेंट्रल मुगल एम्पायर की कुछ फोर्सेस, और बंगाल की जो फोर्सेस, मीर कासिम की जो फोर्सेस हैं, ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, लेकिन हार जाते हैं। अब क्यों हार जाते हैं बाद में समझेंगे कि इस समय जो एक्चुअल में जो फाइट हो रही है ना, वो ब्रिटिश आर्मी से हो रही है। अब ब्रिटिश आर्मी क्यों आई है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है कि नीचे देखा जाए तो कोरोमंडल कोस्ट की तरफ यहाँ पे जो मैसूर है, और जो यहाँ पे कर्नाटिक वार चल रही थी नीचे में, कर्नाटिक वार के पीछे, कर्नाटिक वार में जो फ्रेंच आर्मी है, फ्रेंच आर्मी को डिफीट करने के लिए ब्रिटिश आर्मी आती है। लेकिन उसी के आसपास बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, तो ये जो फोर्सेज है ये यहाँ से मोबिलाइज कर दिए जाते हैं बंगाल में, और फाइनली वो लोग हरा देते हैं। एनीवे, तो दो वार होता है। 1757 में होता है बैटल ऑफ पलासी, जिसके बाद एक प्लासी प्लंडर, कैश आया। ये तीनों मिलकर के अवध, बंगाल और मुगल एम्पायर, जो उसमें शाह आलम थे, तीनों मिलकर अटैक करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, लेकिन हार जाते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में हारते हैं, और उसके बाद 1765 में होती है एक ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये कहा जाता है कि आज से दीवानी मिलेगा इनको। किनको मिलेगा दीवानी? और भी बहुत सारे क्लॉजेज है, बट इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि दीवानी राइट्स मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवर बंगाल, दीवानी ओवर बंगाल। अच्छा, ये दीवानी क्यों इंपॉर्टेंट है? दीवानी है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। दीवानी जो है वो है रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स। ठीक है, मतलब आज से बंगाल में मान लो अगर 100 केजी फसल होगा और 30% इसका टैक्स लेंगे ये लोग, वो टैक्स से खुद डिसाइड करेंगे, तो 30 केजी टैक्स ले लेंगे, और 30 केजी मान लो 17 केजी जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, और 13 केजी जो होगा वो नवाब के पास जाएगा, या फिर सेंट्रल मुगल एम्पायर के पास जाएगा, इसी का कुछ शेयर। ठीक है, मान लो इसी 13 में 2 चला जाएगा नवाब के पास, और जो 11 है वो चला जाएगा हमारे सेंट्रल मुगल एम्पायर के पास। ऐसा इन्होंने कुछ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट किया। हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनको दीवानी राइट्स मिला। यहाँ पे पहली बार टेरिटोरियल कंट्रोल मिल रहा है इनको 1765 में, 1765 में टेरिटोरियल कंट्रोल मिला। अब उसके बाद ये कई सारे कानून लाते हैं, और यहाँ से लेकर के 1857 तक रूल करता है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता है।
और इस पीरियड को हम बोलते हैं कंपनी रूल। क्या बोलते हैं हम? कंपनी रूल। क्यों कंपनी रूल बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शासन चलता है, यहाँ पे कंपनी को कहा जाता है कि सब कुछ कंपनी देख रेख कर रही है। अब 1857 में हो जाता है सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, और इसके बाद कहते हैं किस पर ठीक रहा जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत करप्शन है, बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, हमें काम करते ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दे रहे हैं, और आज से ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थ्रू वाइसराय एक अपॉइंट करेगी जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश क्राउन को, और फाइनली हम उसके थ्रू रूल करेंगे इंडिया को। 1858 से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो जाता, यही कानून चलते रहता है, मतलब ब्रिटिश क्राउन रूल करता है थ्रू वाइसराय। ये चल रहा है पूरा के इधर। ओके, अब इसी के बीच में देखा जाए तो 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत होता है गठन किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बनाती है? बनाती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानून हैं जो लिखे हुए, उससे हम आगे पढ़ेंगे, और उसी से शुरुआत होता है इंडियन पॉलिटी की। देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो आता है 26 नवंबर 1949 को। मतलब बहुत सारे प्रोविजंस इस दिन आ जाते हैं, और यही जो डेट है वो लिखा हुआ है प्रियम्बल के ऊपर, इस दिन साइन हुआ था। हालांकि देखा जाए तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 26 जनवरी 1950 को एक्चुअल में कमेंसमेंट हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आज से देश भर में लागू होगा। हालांकि कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, पर बाकी सारे प्रोविजंस जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, ये है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की कैसे कैसे शुरुआत होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कैसे आती है, ब्रिटिश कैसे आते हैं हमारे ऊपर शासन करना शुरू करते हैं, कब वो टेरिटोरियल कंट्रोल गेन करते हैं। पहले ट्रेडर के फॉर्म में आते हैं 1608 में, 1757 में एक बैटल लड़ते हैं, 1764 में एक बैटल लड़ते हैं, और 1765 में पहली बार वो टेरिटोरियल कंट्रोल गेन करते हैं इंडिया के ऊपर। एक बाहर की पावर आकर के इंडिया में टेरिटोरियल कंट्रोल गेन कर लेती है। गेन करने के बाद 1857 तक आराम से ये लोग राज नहीं कर पाते, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, पर एनीवे द कंपनी हैज रूल्ड टिल 1857, एंड आफ्टर 1857 द सिपाही म्यूटिनी occurs। 1857 में होती है सिपाही विद्रोह, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हालांकि जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है ये स्टिल डिबेटेबल है। क्यों? क्योंकि हमने जब इसे तोड़ा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट नहीं था क्योंकि इससे पहले भी एफर्ट्स लिए गए थे। वॉर इसलिए नहीं क्योंकि कंबाइंड एफर्ट नहीं था, साउथ वाज वेरी साइलेंट एंड नॉर्थ के कुछ ही हिस्से ने पार्टिसिपेट किया है। और इंडिपेंडेंस के लिए था नहीं क्योंकि जो अलग अलग तबका था, सिपाहियों को अलग प्रॉब्लम्स थी, जो जमींदार से उनको अलग प्रॉब्लम्स थी, तो एक कंबाइंड एफर्ट नहीं था, एक इंडिपेंडेंस के लिए तो था ही नहीं। उनको चाहिए था कि जो ओल्ड एलाइट ग्रुप था उनका जो भी राइट्स था उसे रिस्टोर कर दिया जाए, दैट वाज देयर कंसर्न। तो ये इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, तो स्टिल इट्स डिबेटेबल वेयर इट वाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट। तो 1857 में ये वार हो जाता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से कहते हैं हम लोग, पर है या नहीं दैट्स अ डिबेट टू अकर। एनीवे सिपाही म्यूटिनी होती है 1857 में, और 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन है वो कहती है कि ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हो रहा है, आज से हम उसे हटा देते हैं, और आज से हम एक वाइसरॉय अपॉइंट करेंगे जो सीधा रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश क्राउन को, और वो आपके ऊपर काम करेंगे और वो रूल करेगा इंडिया को। मतलब नाउ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली। ये हो जाता है बात। 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश रूल, क्राउन रूल चलता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्राउन रूल, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्राउन का देश चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस होता है, हमारा आज़ादी हो जाता है देश का। यही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फिलहाल। अब हम इसके बाद एक एक करके सारे एक्ट्स को देखेंगे, और उस एक्ट में जो फीचर्स है उसे समझेंगे कि कौन से फीचर्स से क्या हुआ, क्यों लाया गया।